हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन साइकिल। सो आज हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। पहले हमने वाटर साइकिल देखा है और हम इस लेक्चर में अब कार्बन साइकिल को देखेंगे। द कार्बन साइकिल इज द सर्कुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन बैक एंड फोर्थ बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। आपको पता है कार्बन साइकिल में क्या होता है या फिर किसी भी साइकिल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन होता है एक फिजिकल एनवायरनमेंट और लिविंग बीइंग में। इसीलिए ये यहाँ पर बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन बैक एंड फोर्थ बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी न्यूट्रिएंट का, उसको हम साइकिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट कौन सा लेंगे? कार्बन। द कार्बन साइकिल इज द सर्कुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन बैक एंड फोर्थ बिटवीन द लिविंग थिंग्स and the environment. When you study the composition of living organism, the carbon constitute of 49% of dry weight of organism and is next only to water. आपको देखना पड़ेगा कि इतना सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ड्राई वेट मतलब आपको पता होगा कि अगर हम वाटर किसी की भी बॉडी से निकाल ले तो जो हम डिहाइड्रेट करके जो वेट लेंगे उसको हम ड्राई वेट बोलेंगे। इस ड्राई वेट को, जो ये हमारा ड्राई वेट आता है कार्बन बॉडी का, किसी भी बॉडी का, तो उसमें 49% जो है ये ड्राई वेट कार्बन का होगा और नेक्स्ट ओनली टू वाटर। तो वाटर भी बॉडी का एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज में वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ये सब्सटेंशियल अमाउंट एक बनाता है हमारे बॉडी का वाटर, और उसके बाद में जो है वो कार्बन बना है। If we look at the total quantity of global carbon, we find that 71% carbon is found dissolved in the ocean. This oceanic reservoir regulates the amount of carbon dioxide in the atmosphere. क्योंकि आपको पता है जब भी टेम्परेचर ओशन का इंक्रीज होता है तो जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन CO2 जो होता है कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में जो ओशन में होता है वो एयर में रिलीज करना चालू हो जाता है। हमको पता होना चाहिए कि ओशियन में 71% कार्बन होता है विच इज फाउंड डिसॉल्व्ड इन द ओशियंस। द ओशियनिक रिजर्वायर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। वो किस तरह से रेगुलेट करेगा? क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जो डिसॉल्व कार्बन है वो एयर में जाएगा, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फिर से वाटर में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में रहेगा। Do you know that the atmosphere contain only 1% of total global carbon? बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है। जब वो बोलते हैं कि कार्बन जो है वो गैसियस साइकिल है तो वो बोलते हैं कि कार्बन का जो रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन का जो रिजर्वायर है वो लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में जो हमारा कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, इसके फॉर्म में हमको सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और जो एटमॉस्फेयर में है वो ओनली 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन ही हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन। फॉसिल फ्यूल तो रिजर्वायर है ही अनडिस्प्यूटेडली, क्योंकि हमको पता है कि रिजर्वायर जो है वो फॉसिल फ्यूल में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है लिथोस्फीयर में। कार्बन साइक्लिंग ऑकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। कार्बन साइक्लिंग किस तरह से होता है? एटमॉस्फेयर से ओशन में जाएगा एंड देन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग कौन से? जो ओशन में है वो भी, और जो लैंड पर रहते हैं वो भी, एंड डेड ऑर्गेनिज्म उनके थ्रू फिर वो रिसाइकल होके सॉइल में फिर से मिल जाएगा। जब डेड ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन होगा फिर से कार्बन रिलीज होगा। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली। इतना सब्सटेंशियल अमाउंट में जो कार्बन है वो प्लांट में फिक्स होता है एनुअली थ्रू द फोटोसिंथेसिस। 4 × 10⁻13 kg। ये आपको जो फैक्चुअल एग्जाम है उसमें भी काम आएगा, या फिर आप यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो आपको ये फैक्ट पता है, ये आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ carbon returns to the atmosphere as CO2 through the respiratory activities of producer and consumer. प्रोड्यूसर भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी करते हैं, जिसकी प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो CO2 जो है वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। डिकम्पोजर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू CO2 पूल बाय देयर प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लैंड और ओशियंस। डिकम्पोजर भी कंट्रीब्यूट करते हैं CO2 पूल को सब्सटेंशियली। by processing of the waste material and dead organic matter of land and ocean. लैंड एंड ओशियन में जो डेड मटेरियल होता है उसका जो प्रोसेसिंग करते हैं उससे डिकम्पोजर भी CO2 रिलीज करते हैं। वो भी CO2 पूल को सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए।
बाद में हम साइकिल देखेंगे, साइकिल एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे। सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू द सेडिमेंट्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। सो सेडिमेंट्स में कुछ कार्बन जो होगा फिक्स हो जाएगा और फिर वो सर्कुलेशन में फिर से आ जाएगा सेडिमेंट से, जो कि प्लांट है वो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट को, तो वो फिर से सर्कुलेशन में आ जाएगा। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर एंड कंबशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, ऑर्गेनिक एक्टिविटी आर एडिशनल सोर्सेज फॉर रिलीजिंग ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। सो हम जब भी वुड बर्न करते हैं या फिर फॉरेस्ट फायर होता है या फिर कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब हम करते हैं, फॉसिल फ्यूल का कंबशन करते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी जो कि नेचुरल कॉज है, आर एडिशनल सोर्सेज ऑफ रिलीजिंग CO2 इन द एटमॉस्फेयर। So carbon compounds are present in the living thing like plant and animal and non-living thing like rock and soil. So carbon compound कहाँ प्रेजेंट है? लिविंग थिंग्स में। प्लांट में भी कार्बन है, हमने देखा कि ड्राईवेट में आपके कार्बन होता है 49%, प्लांट और एनिमल में भी होगा। सो नॉन लिविंग थिंग्स में भी कार्बन होगा, कौन सा रॉक होगा, सॉइल होगा, इसमें भी कार्बन होगा। कार्बन इज ऑफन रिफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बिकॉज द लिविंग थिंग्स आर बेस्ड ऑन कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। कार्बन को भी हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं बिकॉज लिविंग थिंग्स आर बेस्ड ऑन कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो है वो कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड पे बेस्ड होती है। सो इसीलिए हम कार्बन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी का टर्म है, ये आपको याद रखना चाहिए। कार्बन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। द अमाउंट ऑफ कार्बन ऑन अर्थ इज फिक्स्ड बट दैट अमाउंट ऑफ कार्बन इज डायनेमिक, ऑलवेज चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड मूविंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो कार्बन जो है वो चेंज होते रहता है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है, हम इसलिए उसको डायनेमिक बोल रहे हैं। वो डायनेमिक किस तरह से, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फॉर्म के कंपाउंड में हमेशा बनते रहेगा और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में वो सर्कुलेट करते रहेगा। Carbon is released to the atmosphere from water called as carbon sources and stored in plants and animal, rock and water, what is called as carbon sinks. So जहाँ से भी हमको कार्बन मिल रहा है हम उनको कार्बन सोर्सेज बोल रहे हैं और वो जहाँ पे भी स्टोर हो रहा है हम उनको कार्बन सिंक बोल रहे हैं। सो कार्बन इज माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपको पता होगा नाइट्रोजन 71% है एटमॉस्फेयर में, ये भी ऑक्सीजन भी 21% के करीब है। और बाकी अब जब देखेंगे आप कार्बन, तो कार्बन का बहुत ही माइन्यूट परसेंट है, 0.03%, 0.04% या 1% कार्बन जो है वो आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा। However, without carbon dioxide, life could not exist because it is vital for production of carbohydrates through photosynthesis by plant. So carbon dioxide ये हमारे लिए हम जब बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन जब हम देखेंगे तो वो एज सच हार्मफुल नहीं है, क्योंकि हमने एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटीज से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से जो भी हमने मतलब एनवायरनमेंट में हमने जो चेंजेस लाए हैं उसी वजह से कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पाया जा रहा है। लेकिन कार्बन जो है वो कार्बन फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनाने के काम आ रहा है, सो वो यूजफुल है। लेकिन अगर हम उसका जो बैलेंस है वो हम अगर कहीं पे बिगाड़ देंगे, हम उसको कहीं पे डिसरप्ट करेंगे, सो हमको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमको भुगतने पड़ेंगे। सो इट इज द एलिमेंट that anchors all substances from coal and oil to the DNA, deoxyribonucleic acid, the compound that carries genetic information. सो डीएनए में भी कार्बन मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि जो बैकबोन जो होता है वो डीएनए का, वो कार्बन सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है। सो ये है कार्बन साइकिल। सो ये कार्बन साइकिल आपको पता होना चाहिए, और ये अगर आपका ऑप्शनल एग्री, बॉटनी या zoology में से कोई एक है तो आप इसी को बनाइए। ये एक ब्यूटीफुली मैंने हैंड ड्रॉन ये साइकिल बनाया है। सो इसको आप ड्रॉ करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिलेंगे। और ये आपको अगर याद रखना है तो ये एक सिंपलेस्ट पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं। सो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले रेस्पिरेशन से चालू करेंगे। अब मिथेनोजन, ये है पैडीफील्ड। पैडीफील्ड में जो मिथेनोजन है, मिथेनोजन बैक्टीरिया फाउंड इन द गट ऑफ कैटल एंड पैडीफील्ड। मिथेनोजन जो बैक्टीरिया है वो कैटल के गट में मिलता है और पैडीफील्ड में मिलता है। और मिथेनोजन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंटली मतलब कंसिस्टेंटली ये CH4 मीथेन को रिलीज करते रहेगा। सो मीथेन को रिलीज करेगा तो ये एक कार्बन का सोर्स हो गया एटमॉस्फेयर में, और प्लांट भी रेस्पिरेशन करेंगे तो यहाँ से CO2 आएगा। फिर हम प्लांट के रेस्पिरेशन से भी हमको CO2 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल,
और बायोलॉजिकल मैटर का भी कंबशन करेंगे, फिर CO2 जनरेट होगा। फिर नेचुरल कॉजेस क्या है, वोल्केनिक इरप्शन, ओशियन सरफेस इमिनेशन, सो इससे हमको CO2 मिलेगा। सो हम पहले क्या बनाएंगे, जब साइकिल आपको बनाना है तो ये कोई मतलब कि मगअप करने की कोई चीज़ नहीं है, आप इसको लॉजिकली बना सकते हैं। आप पहले यहाँ पर मिथानोजन लिख लीजिए साइड में कि हमको एक एडिशनल सोर्स कौन सा है, पैडी फील्ड से या फिर कैटल गट से क्या मिल रहा है, हमको मीथेन मिल रहा है। फिर रेस्पिरेशन से CO2, फिर CO2 कहाँ से आ रहा है, हमने थ्योरी में पढ़ा है CO2 आ रहा है रेस्पिरेशन से आ रहा है। प्लांट और एनिमल जब रेस्पायर करेंगे तो CO2 रिलीज होगा। फिर फॉसिल फ्यूल और बायोलॉजिकल मैटर के कंबशन से CO2 रिलीज होगा। फिर नेचुरल कॉजेस है, नेचुरल कॉजेस क्या क्या है, वोल्केनिक इरप्शन है, ओशियन सरफेस इमिनेशन है। ओशियन सरफेस इमिनेशन में क्या होगा, जब ओशियन का सरफेस हॉट होगा तो जो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में जो 71% कार्बन आपका रिजल्ट है वो सरफेस पे आएगा, वो गैसियस CO2 की फॉर्म में फिर एयर में आएगा। सो ये जो है ये CO2 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे 3 कॉजेस ये लिख लेंगे कि CO2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर प्लांट बना देंगे ताकि हमको आधा एक मार्क जो भी हम ज़्यादा वहाँ पे मतलब ले सकते हैं वो हम वहाँ से लेने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ से जब आएगा तो फिर CO2 कहाँ जाएगा तो प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, ये एक रूट होगा। सो ये हम देखेंगे पहला रूट कहाँ पे जा रहा है, ये पैडी फील्ड में के जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। सो ये फिर से प्लांट्स में आएगा, फिर ये कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। सो फिर ये अगर कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे तो ये फिर से ट्रॉपिक चेन में आ गया, ठीक है। सॉइल एंड लिथोस्फीयर, तो हम यहाँ पे सॉइल एंड लिथोस्फीयर बनाएंगे। सॉइल एंड लिथोस्फीयर में हमारा CO2 जो है वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में, अदर फॉर्म में हमको सॉइल में मिलेगा। सो हालांकि वो प्लांट डायरेक्टली नहीं लेंगे, प्लांट जो CO2 लेंगे वो एयर से लेंगे। सो अब हम देखेंगे कि ये एक वे हो गया कि कहाँ से वो आ रहा है। फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं यही जो हमारा फर्स्ट पाथवे है, ये है ऑटोट्रॉपिक बायोमास जनरेशन फोटोसिंथेसिस। सो ये प्लांट ने क्या किया, यही किया, ऑटोट्रॉपिक बायोमास जनरेशन और फोटोसिंथेसिस में। फिर यहाँ से जो CO2 आ रहा है वो मराइन लाइफ में जाएगा, हाइड्रोस्फीयर में जाएगा। सो ये हाइड्रोस्फीयर में सेकंड पाथ है। सो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं हाइड्रोस्फीयर के सामने की सेकंड पाथ में फिर क्या करेगा, फिर जैसे लैंड प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, मराइन प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। सो ये फिर फोटोसिंथेसिस के बाद मराइन ट्रॉपिक चेन में जाएगा, मराइन ट्रॉपिक चेन में फिर कार्बन डिपॉजिट्स। सो मराइन ट्रॉपिक चेन का जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये कार्बोनेट डिपॉजिट के फॉर्म में ओशियन का जो बॉटम है वहां पे पाए जाएंगे। फिर जब मराइन ट्रॉपिक चेन में जब वो जा रहा है तो मराइन ट्रॉपिक चेन भी रेस्पायर करेगा, फिर से CO2 बाहर जाएगा। सो यहाँ से भी हम एक एरो दिखा सकते हैं। सो हम पहले दोनों फोटोसिंथेसिस दिखा देंगे, जब वहां से एनवायरमेंट से आ रहा है, एनवायरमेंट से जब आएगा सो हम दो फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे, एक ऑटोट्रॉपिक बायोमास जनरेशन और एक मराइन फॉर्म में। सो ये हमने दो एरो दिखा दिए। सो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई भी हार्ड चीज नहीं है। सो अब आप देखेंगे कि मराइन फोटोसिंथेसिस में जाएगा, फिर मराइन ट्रॉपिक चेन में जाएगा, फिर कार्बोनेट डिपॉजिट करेगा, फिर कार्बोनेट डिपॉजिट करेगा तो मराइन ट्रॉपिक चेन से CO2 रिलीज होगा, या फिर और कौन सा रिलीज होगा, डीजल, फिर ओशन सरफेस इमिनेशन होगा। सो यहाँ से आप ओशन सरफेस इमिनेशन करके भी एक एरो दिखा के CO2 दिखा सकते हैं। सो जो भी आप थियरी में पढ़ रहे हैं बस उसको डायग्राम में दिखाना है, बाकी कार्बन साइकिल में याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, कार्बन साइकिल या फिर और कोई साइकिल। सो ये हो गया। फिर हम यूज कहाँ से करेंगे, वो किस तरह से यूज होगा। फिर आप देखेंगे कि ये प्लांट ले रहे हैं, प्लांट लेते वक्त हम यहाँ से फिर प्लांट से कहाँ पे जाएगा, ये ट्रॉपिक चेन में जाएगा, क्योंकि प्लांट को कौन कंज्यूम करेंगे, एनिमल कंज्यूम करेंगे। फिर ट्रॉपिक चेन से फिर इनका जो ट्रॉपिक चेन के जो एनिमल है, एनिमल्स जो है उनका डिकम्पोजिशन होगा, डेड एंड वेस्ट मैटर प्रोडक्शन, फिर डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन के बाद में कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होंगे, फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो गए। सो दोनों जगह पे वही हो रहा है। हमने क्या किया, पहले दोनों जगह से फिक्स किया, फिर यहाँ पे भी मराइन ट्रॉपिक चेन से CO2 रिलीज हो रहा है, और बाकी सो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारी जो ट्रॉपिक चेन है वहां से भी CO2 रिलीज होगा डिकम्पोजिशन के बाद में, या फिर यहाँ पे ट्रॉपिक फ्लो से भी हमने CO2 दिखाया है। सो ये कोई हार्ड चीज नहीं है। सो ट्रॉपिक फ्लो से भी रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होके CO2 रिलीज होगा, फिर से ये जाएगा और फिर से ये प्लांट लेंगे। तो इस तरह से ये सर्कुलर जो है वो फ्लो हो रहा है एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। सो इसी को हम कार्बन साइकिल कहते हैं। सो मैं एक बार फिर से आपके लिए इसको रिवाइज करूंगा, सो आप थोड़ा इस पे ध्यान दें। सो ये कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। पहले हम इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा गंदा हो गया है। सो हम और अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इससे एक बार इसकी रिवीजन करा लेते हैं, ताकि आपके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको ये रहे। और अगर आप कुछ इसमें ये लग रहा है तो आप बार बार इस वीडियो को देखें, या फिर जो मैं नोट्स आपको PDF के फॉर्म में दूंगा, अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया है तो आप उसका ही रिवीजन बार बार करें। ये मैंने बहुत से सोर्सेस से लिया है, तो आपको NCERT भी एज सच पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT में जो भी फैक्ट दिए हैं वो हम इस लेक्चर में कवर कर ही रहे हैं।
सो फिर से हम देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स चेंज द कलर। सो अब हम कलर लेंगे ग्रीन, ओके। सो कार्बन साइकिल में अब हम देखेंगे कि आप देखेंगे कि मिथेनोजन। सो मिथेनोजन जो बैक्टीरिया है वो CH4 रिलीज करेंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? गट ऑफ द कैटल एंड पैडी फील्ड, ये आपने दिखा दिया। फिर अगर ये आप दिखा रहे हैं तो फिर आपको CO2 ऊपर लिखना पड़ेगा, सबसे ऊपर आप उसको CO2 को लिख लीजिए। ये आपको मैं डायग्राम किस तरह से बनाया ये बता रहा हूँ, तो आप ऊपर से CO2 को लिख लीजिए। फिर CO2 कहाँ कहाँ से आ रहा है? आपके रेस्पिरेशन से आ रहा है, फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, या फिर बायोलॉजिकल मैटर के कंबशन से आ रहा है। फिर नेचुरल कॉजेज क्या है? वोल्केनिक इरप्शन एंड ओशन सरफेस इमिनेशन। अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो आप वहीं पे एग्जाम्पल दे दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता है कि नहीं आपको पता है ये चीजें, तो वो डायग्राम देख के आपको मार्क देके चला जाएगा। क्योंकि कई कई बार एग्जामिनर को पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है, तो आपका वो रिप्रेजेंटेशन देखेगा कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको वो वही बाकियों से आधा एक मार्क ज्यादा देके जाएगा, और वही आपके फाइनल कोर्स में फाइनल स्कोर में एक डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर होगा जो आपको बाकियों से अलग बनाएगा, ठीक है। सो नेचुरल कॉजेज जो है, फिर नेचुरल कॉजेज से जो CO2 आएगा वो प्लांट में फिक्स होगा। सो प्लांट में जो फिक्स हो रहा है, एक वे क्या है? एक वे ऑटोट्रोपिक बायोमास जनरेशन, और एक है जो हाइड्रोस्फीयर में वो जा रहा है। तो ये दो वे आप दिखा दीजिए कि ऑटोट्रोपिक बायोमास जनरेशन है, दूसरा हाइड्रोस्फीयर में जा रहा है। तो पहले हम ऑटोट्रोपिक बायोमास जनरेशन में पढ़ लेंगे। ये प्लांट में जाएगा तो फिर ये ट्रॉपिक फ्लो में आएगा। ट्रॉपिक फ्लो में कैसे आएगा? प्लांट को एनिमल कंज्यूम करेंगे। सो एनिमल अगर कंज्यूम करेंगे तो फिर वो डेड एंड वेस्ट मैटर में जाएगा। डेड एंड वेस्ट मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, फिर कार्बोनेट आयन का लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होगा अर्थ क्रस्ट में। फिर हम देखेंगे कि ट्रॉपिक फ्लो में फिर रेस्पिरेशन करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल दोनों, फिर हम रेस्पिरेशन CO2, तो फिर ये साइकिल कंप्लीट हो गया। डिकम्पोजिशन के टाइम में भी कुछ CO2 रिलीज होता है, तो फिर डिकम्पोजिशन के पास से भी हम एक एरो लाएंगे और वो यहाँ पे CO2 को दे देंगे। फिर हम अब देखेंगे कि सेकंड साइकिल क्या हो रहा था। हमारा सेकंड साइकिल हाइड्रोस्फीयर में जा रहा था। हाइड्रोस्फीयर में मराइन फोटोसिंथेसिस होगा, मराइन फोटोसिंथेसिस में मराइन ट्रॉपिक चेन होगा, मराइन ट्रॉपिक चेन फिर कार्बोनेट डिपॉजिट की फॉर्म में हो जाएगा। फिर मराइन फोटोसिंथेसिस में भी सिमिलर ही फॉर्म होगा जैसे हमारा ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेसिस लैंड प्लांट का होता है। फिर हम देखेंगे मराइन ट्रॉपिक चेन से भी CO2 इमिनेट होगा जिस तरह से यहाँ से होता है, और डिकम्पोजिशन से भी फिर CO2 रिलीज होगा, और ओशन वाटर इमिनेशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक एरो देके CO2 लिख सकते हैं। सो ये इस तरह से हो गया आपका CO2 का साइकिल, और इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। जब आप CO2 साइकिल को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसी को आपको सेंटेंस के फॉर्म में बनाना है, और जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया उसी तरह से आप उसको सेंटेंस में लिख के फिर आप उसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसको आप जब नोट्स बना रहे हैं तो सुन के आप उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। मैक्सिमम 8 to 9 स्टेटमेंट हो जाएंगे और वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। फिर हम इसके MCQ के लिए कुछ फैक्ट पढ़ेंगे कि शॉर्ट टर्म साइकिल क्या है। इसमें कार्बन के दो रूट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म साइकिल होता है, एक लॉन्ग टर्म साइकिल होता है। तो शॉर्ट टर्म साइकिल में क्या होगा? कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन साइकिल इन्वॉल्व द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म। सो ये तो हो ही रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और फिर नॉन लिविंग एटमॉस्फेयर में। सो carbon from the atmosphere moves from the green plant by the process of photosynthesis and then to the animal by the process of respiration and decomposition of dead organic matter. It returns back to the atmosphere. It is usually a short term cycle. So ये शॉर्ट टर्म साइकिल होगा। प्लांट्स में लिया, प्लांट्स एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, फिर जो उनके रेस्पिरेशन की साइकिल से फिर वो रिलीज कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म साइकिल होगा। लॉन्ग टर्म साइकिल में क्या होगा? सम कार्बन आल्सो एंटर अ लॉन्ग टर्म साइकिल। इट accumulates as undecomposed organic matter in the peaty layers of marshy soil or as a insoluble carbonate in the bottom sediments of the aquatic system which take a long time to release। हमने देखा ही है कि कार्बोनेट्स के फॉर्म में वो बॉटम सेडिमेंट्स में रिलीज हो रहा है, और पीटी लेयर जो मार्शी सॉइल हो रहा है हमारा दलदल का, वहाँ पे पीटी लेयर्स के फॉर्म में भी वो मिलता है। और फिर जो बॉटम सेडिमेंट में मिलेगा इन डीप ओशियन सच कार्बन कैन बी रिमेन बरीड फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर टिल द जियोलॉजिकल मूवमेंट्स में लिफ्ट दिस रॉक अबोव द सी लेवल। सो ये बहुत साल के लिए जो है आपके जो अनडिकम्पोज जो प्लांट और एनिमल जो है वो जब सॉइल में चले जाते हैं तो ये बरीड होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर के लिए। फिर वही आपका जो अनडिकम्पोज प्लांट और एनिमल मैटर है वही आपका कोल एंड नेचुरल गैस के फॉर्म में आ रहे हैं। तो याद रखना कि वो अनडिकम्पोज होते हैं, इसीलिए एक प्रेशर और हीट के फॉर्म में वो कोल एंड नेचुरल गैस बनाएंगे। अगर वो डिकम्पोज हो जा रहे हैं पहले तो वो नहीं बना सकते कोल एंड नेचुरल गैस। तो आपको ये पता होगा कि कोल एंड नेचुरल गैस ये अनडिकम्पोज बरीड प्लांट एंड एनिमल मैटर से ही बनता है। इन डीप ओशन such carbon remain buried for the millions of
ईयर, और फिर वो रॉक जो बनेंगे और फिर अदर फॉर्म में वो ऊपर आएगा। द रॉक में बी एक्सपोज टू द इरोजन, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इनटू द स्ट्रीम एंड रिवर। फिर ये रॉक जो बनेगा उसका इरोजन होगा। इरोजन किस तरह से होगा? बाय द वाटर, और वाटर से वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होगा, कार्बन एंड बाइकार्बोनेट एंड फिर स्ट्रीम और रिवर में डिजॉल्व होंगे। So fossil fuels such as coal, oil and natural gas etc. are organic compounds that were buried before they could be decomposed and were subsequently transformed by the time and geological process into fossil fuel। तो मैंने पहले ही आपको बताया फॉसिल फ्यूल कैसे बनेंगे। ये बनेंगे ये बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट वर बरीड बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज। डिकम्पोज होने से पहले ही जो बरीड हो गए हैं उनसे बनेंगे ये फॉसिल फ्यूल्स। ओके, सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म बाय द टाइम एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस इनटू फॉसिल फ्यूल। तो टाइम एंड जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उससे वो फॉसिल फ्यूल में बनेंगे। तो आपको जियोलॉजिकल प्रोसेस पता ही होगा कि किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। नहीं पता तो आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में उसको पढ़ लेंगे। सो व्हेन दे आर बरीड, when they are burned, the carbon stored in them is released back into the atmosphere as carbon dioxide. जब आप उसको बर्न कर रहे हैं तो भी CO2 आपका बाहर आ रहा है। डिकम्पोजिशन, वन important aspect of the carbon cycle is the speed with which carbon moves from the carbon source to the carbon sink and then back again। हमको ये देखना है कि कार्बन साइकिल का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ये किस तरह से कार्बन सोर्स और कार्बन सिंक के बीच में जा आ रहा है, बैक एंड फोर्थ। Some living things grow and decompose more quickly than other. For example, living things with shells like oyster or snail take a long time to decompose than squishy living organisms such as slugs or tomatoes। ये जो है लिविंग थिंग्स जो है मोर क्विकली डिकम्पोज होता है बाकियों से। लिविंग थिंग्स लाइक शेल्स लाइक ऑयस्टर और स्नेल उसको लॉन्ग टाइम लेगा डिकम्पोज होने के लिए। फिर हर एक जो चीज़ है उसका जो डिकम्पोजिशन का टाइम है वो ज़्यादा लेगा और कम होगा, डिपेंडिंग करेगा कि वो कैसा मैटर है। अगर वो स्क्विशी मैटर है जैसे कि टोमेटोज होते हैं तो वो जल्दी से डिकम्पोज होगा, और बाकी के जो मैटर्स है जैसे कि शेल्स है वो डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लेगा। ऑब्वियस है क्योंकि वो हार्ड होता है, उस पर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन या फिर और किसी एक्शन और कोई भी एक्शन डिकम्पोजिशन का उस पर जल्दी नहीं होगा। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड रिजल्टिंग रेट ऑफ कार्बन कैन बी hastened by the actions of specialized microscopic and macroscopic plant and animal called as decomposer that break down the plant and animal matter। ये डिपेंड करेगा डिकम्पोजर्स पे। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड अप बाय क्रिएटिंग कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस सच एज मीथेन। डिकम्पोजिशन प्रोसेस में मीथेन भी प्रोड्यूस होगा और CO2 भी प्रोड्यूस होगा। ये अदर सोर्स जो दूसरा होगा कार्बन का वो कौन सा होगा? मीथेन होगा। प्लांट एनिमल ग्रोथ एंड डिकम्पोजिशन ऑकर साइमल्टेनियसली। ये साइमल्टेनियसली होता रहता है एनवायरमेंट में। प्लांट एनिमल ग्रोथ भी होगा और डिकम्पोजिशन भी होगा। कोई प्लांट जो है वो ग्रो करते रहेंगे इकोसिस्टम में या फिर एनवायरमेंट में, कुछ प्लांट का डिकम्पोजिशन होते रहेगा। वी सी लिविंग ट्रीज ग्रोइंग एंड लीफ एंड लिटर एंड डाउन ट्रीज रोटिंग इन द सेम फॉरेस्ट। ये सेम टाइम पे होते हैं। ये कोई आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है कि प्लांट एक ग्रो होगा फिर उसका डिकम्पोजिशन होगा। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है कि कोई प्लांट सेम एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है और दूसरा कोई प्लांट डिकम्पोज भी हो रहा है। ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये कार्बन साइकिल में फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? सब ये साइकिल अगर यूजफुल है, इससे सब ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आया? एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया। इसमें क्या हुआ? एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, very rapid and large quantity of decomposition of CO2 in the atmosphere, deposition of CO2 in the atmosphere। यहाँ पे क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी में CO2 डिपोजिट होगा एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव बर्निंग की वजह से। क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, साइमल्टेनियसली क्लाइमेट चेंज होगा। पैडी फार्मिंग एंड कैटल rearing releases increasing methane deposit in the atmosphere which is 4 times more potent as a greenhouse gas in comparison to CO2। CO2 के कंपैरिजन में मीथेन जो है वो 4 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। और ये कहाँ से मिलेगा आपको? पैडी फार्मिंग से रिलीज हो रहा है, कैटल रेयरिंग से रिलीज हो रहा है, और बाकी के जो डिकम्पोजिशन रिलेटेड एक्टिविटीज है उससे भी वो जनरेट हो रहा है। Many industrial activities such as cement production, metallurgical processes directly releases CO2 in the atmosphere। जो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है जैसे कि आपका सीमेंट प्रोडक्शन है और मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस है, ये CO2 डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के इंडिपेंडेंट ये रिलीज करेंगे। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट रिमूव द कार्बन सिंक which could have mitigated the level of CO2 in the atmosphere। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या करेंगे? रिमूव कार्बन सिंक। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट जो होगा वो कार्बन सिंक को रिमूव करेगा, विच कुड हैव मिटिगेटेड द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर।
सो डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट रिमूव कार्बन सिंक। सो जो फॉरेस्ट का जो हमने डिग्रेडेशन किया है, सो हमने क्या किया, कार्बन सिंक को रिमूव कर दिया। कार्बन सिंक मतलब आपको पता है कि जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रहा था CO2, सो जिसने CO2 का जो लेवल है उसने मिटिगेट कर दिया होता, लेकिन हमने फॉरेस्ट को भी डिग्रेड कर दिया, तो वो CO2 का लेवल भी मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं। सो हम टू फोल्ड्स लड़ रहे हैं, हम कार्बन भी रिलीज कर रहे हैं और वो जो उसके सिंक थे उसको भी हम destroy करते जा रहे हैं. So human activities have significantly influenced the carbon cycle. Rapid deforestation and massive burning of fossil fuel of energy and transport have significantly increased the rate of release of carbon dioxide into the atmosphere. So ये क्रक्स है मैटर का कि हमने क्या किया है. हमारा मैटर यहीं पे खत्म होता है. हम अगले लेक्चर में मिलेंगे नाइट्रोजन साइकिल के साथ. ये हमारा जो कार्बन साइकिल का जो है, आप फिर से पढ़िए और आप इसको बार बार पढ़िए, देखिए क्या आपको इसमें कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है. और आपको अगर इसमें कुछ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. और आप इसका PDF जो है, ये कार्बन साइकिल आपको कोई ज़्यादा इसके लिए नहीं आता है. हमने जो नेसेसरी फैक्ट्स है वो एग्जाम के लिए हमने कवर कर लिए. और बाकी जो हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन देखेंगे वहाँ पे भी बाकी का जो हमारे रिमेनिंग फैक्ट्स अगर कुछ रह गया है हम वहाँ पे कर लेंगे. आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. बाय बाय, थैंक यू गाइस.